और चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का क्लास इमरजेंसी या जिसे हम आपातकाल कहते हैं उस पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संविधान के एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान के भाग 18 का विश्लेषण करेंगे। मतलब अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो हमारे आपातकालीन उपबंध है ना, उन पर। हाँ, और इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन रूपक है हमारे पास। मान लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो एक विशाल इमारत है। एक बहुत ही बड़ी इमारत जहां अलग अलग कमरे हैं। सही कहा। हर राज्य का अपना एक कमरा है। सामान्य दिनों में किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपातकाल है ना, वो इस इमारत का फायर अलार्म या फिर कह लीजिए इमरजेंसी सिस्टम है। बिल्कुल। सामान्य दिनों में तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, एकदम खामोश रहता है। लेकिन जैसे ही खतरे का अलार्म बजता है, ये सिस्टम पूरी इमारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये फायर अलार्म वाला उदाहरण काफी सटीक है। अगर हम इस विषय के स्रोत को देखें, और जो पहला चित्र हमारे पास है सुनहरा दरवाजा और अशोक स्तंभ वाला, तो वहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट आता है। अच्छा, अंबेडकर जी ने क्या कहा था इसके बारे में? उन्होंने ना इसे एक आवश्यक बुराई कहा था। मतलब एक नेसेसरी ईवल। आवश्यक बुराई। ये तो अपने आप में ही काफी विरोधाभासी लग रहा है। बुराई भी और आवश्यक भी। देखिए, बुराई इसलिए क्योंकि ये नागरिकों के अधिकार कम कर देता है और राज्यों की शक्ति छीन लेता है। लेकिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचाना है। मतलब जब देश ही नहीं बचेगा तो अधिकारों का क्या करेंगे? बिल्कुल सही। ये एक ऐसा तंत्र है जो संकट के समय देश को बिखरने से बचाता है। अंबेडकर जी का मानना था कि इसका इस्तेमाल बस अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब। तो चलिए अब हम संविधान के उन 3 आपातकालीन स्तंभों की बात करते हैं जो चित्र में दिखाए गए, 3 पिलर्स। जी तो जो पहला स्तंभ है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352, जिसका प्रतीक उस चित्र में ढाल और तलवारें हैं। बिल्कुल, ढाल और तलवारें। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 और 365, जिसका प्रतीक है हाथों में सुरक्षित रखा हुआ एक नक्शा। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 360, जिसे एक तिजोरी के रूप में दिखाया गया है। एकदम सही बताया आपने। तो मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रहा हूं। सबसे पहले इस अनुच्छेद 352 के तंत्र को ही समझते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये आखिर किन आधारों पर लागू किया जा सकता है? इसके ना 3 बहुत ही स्पष्ट आधार संविधान में दिए गए हैं। पहला है युद्ध यानी वॉर। जब किसी दूसरे देश से औपचारिक युद्ध छिड़ जाए। हाँ। दूसरा है बाहरी आक्रमण यानी एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब बिना युद्ध की घोषणा के कोई हमला कर दे। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन, जब देश के अंदर ही लोग हथियार उठा लें। एक मिनट, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैंने तो इतिहास में कई बार आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द सुना है, खासतौर पर जब 1975 की बात होती है। उसका क्या हुआ? वो आधार नहीं है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने, और इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मूल संविधान में ना तीसरा आधार आंतरिक अशांति ही था। अच्छा, मूल संविधान में था। जी, जो हमारे चित्र का ऐतिहासिक पथ है वो यही दिखाता है। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के समय जो तीसरा आपातकाल लगा था ना, वो इसी आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। लेकिन आंतरिक अशांति तो बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। मतलब इसका तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, किसी भी विरोध प्रदर्शन को आप आंतरिक अशांति कह सकते हैं। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए 1978 में 44th संविधान संशोधन लाया गया। ओहो, तो 44th संशोधन ने इसे बदला? हाँ, इस संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह रख दिया। मतलब जब तक हथियारों के साथ विद्रोह न हो, आप 352 नहीं लगा सकते। ये तो बहुत ही बड़ा सेफगार्ड हो गया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और नियम अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लिखित सिफारिश मतलब आप कोई भी प्रधानमंत्री अकेले फैसला नहीं ले सकता, पूरी कैबिनेट को लिख कर देना होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या बात है। और यहाँ पर समय सीमा वाले चित्र यानी उस आवर ग्लास का जिक्र करना भी जरूरी है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत द्वारा
1 महीने के भीतर मंजूर होना ही चाहिए। जी, 1 महीने का ही समय मिलता है। और मान लीजिए अगर उस वक्त लोकसभा भंग हो तो क्या होगा? तो नियम ये कहता है कि नई लोकसभा के गठन के बाद जो उसकी पहली बैठक होगी ना, उससे 30 दिन का समय मिलता है। एकदम सटीक। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़े। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 356 पर आते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और साथ में अनुच्छेद 365 यानी जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन ना करे। स्रोत में एक बहुत ही अच्छा चित्र है जहां संसद भवन की ओर 2 रास्ते जा रहे हैं। जी, वो रास्ते अनुच्छेद 356 और 365 को ही दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? अभी हमने बात की थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन प्रावधानों को अंतिम विकल्प कहा था, बल्कि अनुच्छेद 356 के लिए तो उन्होंने डेड लेटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डेड लेटर यानी ऐसा कानून जो बस किताबों में रहेगा, जिसका शायद ही कभी इस्तेमाल हो। हाँ, उन्होंने यही उम्मीद की थी। लेकिन अगर हम इस मास्टर तुलना मैट्रिक्स को देखें तो सच्चाई कुछ और ही है। मतलब ये तो पूरी तरह से उल्टा हो गया है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम डेटा का विश्लेषण करें ना, तो ये किसी विडंबना से कम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 है, वो अब तक केवल 3 बार लगा है। 1962 में, 1971 में और 1975 में। सिर्फ 3 बार? हाँ, लेकिन ये जो डेड लेटर था ना, राष्ट्रपति शासन, ये अब तक 100 से अधिक बार लागू हो चुका है। 100 से भी ज्यादा बार? बाप रे। जी, और इसकी शुरुआत तो 1951 में ही हो गई थी पंजाब से, जिसे तब पेप्सू कहा जाता था। मतलब जिसे डेड लेटर होना था वो सबसे ज्यादा एक्टिव लेटर बन गया। एकदम सही कहा आपने। राजनीति ने इसका काफी इस्तेमाल किया। और इसकी कोई लिमिट भी तो होती होगी? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। 3 साल? जी, 3 साल, लेकिन इसके लिए हर 6 महीने में संसद से साधारण बहुमत के साथ अनुमोदन लेना पड़ता है। अच्छा, जबकि अनुच्छेद 352 तो अनिश्चित काल तक चल सकता है ना? हाँ, 352 अनिश्चित काल तक चल सकता है, लेकिन 356 को आप 3 साल से ज्यादा नहीं खींच सकते। चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। अच्छा, अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360। ये वो तिजोरी वाला प्रतीक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख को बड़ा खतरा हो, मतलब जब इकोनॉमी डूबने की कगार पर हो। तो क्या भारत में कभी ऐसी नौबत आई है? भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक इसे कभी लागू नहीं किया गया है। मतलब 0 बार? जी बिल्कुल, 0 बार। 1991 के आर्थिक संकट में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे इसे भी अगर लागू करना हो तो संसद से 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए, ये तो बहुत ही राहत की बात है कि हमने 360 का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अब मैं सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण हिस्से पर आना चाहता हूँ। जी बताइए। मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? स्रोत में वो जो तराजू वाला चित्र है ना, विंग स्केल वाला, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। वो तराजू अंधकार युग यानी 1975 से 1976 और उपचार और सुरक्षा यानी 1978 के बीच का संतुलन दिखाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो अंधकार युग था ना, उसमें 38वें और 42वें संशोधन, जिन्हें हम लघु संविधान भी कहते हैं, उनके जरिए बहुत ज्यादतियां हुई थी। कैसी ज्यादतियां? जैसे राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से ही बाहर कर दिया गया था। मतलब आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक था। हाँ, लेकिन फिर 1978 में 44वें संशोधन ने आकर उस संतुलन को वापस कायम किया। अदालतों की ताकत वापस लौटाई। ये 44वां संशोधन तो मतलब आपातकाल के टॉपिक का हीरो एक तरह से। अच्छा, स्रोत में ना एक लाल सायरन और सुनहरी ढाल वाला चित्र भी है। तो मेरा सवाल यह है कि जब इमरजेंसी लगती है तो आम नागरिक के अधिकारों का क्या होता है? क्या सब कुछ छीन लिया जाता है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अनुच्छेद 358 और 359 के बीच के तकनीकी अंतर को समझना होगा। मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाती हूँ ताकि साइंस बैकग्राउंड के छात्र भी इसे आसानी से समझ सकें। हाँ बिल्कुल, आसान शब्दों में बताइए। तो पहले बात करते हैं अनुच्छेद 358 की। ये ना एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप चालू हो जाता है? जी, लेकिन सिर्फ तब जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो। तो जैसे ही 352 लागू होता है, ये 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। अच्छा, और इसके लागू होने से होता क्या है? इससे अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले जो अधिकार हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो तुरंत निलंबित हो जाते हैं।
सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब बोलने और सभा करने की आजादी खत्म? हाँ, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। अब आते हैं अनुच्छेद 359 पर। ये ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये मैनुअल है? बिल्कुल। इसके तहत राष्ट्रपति को एक अलग से आदेश निकालना पड़ता है और उस आदेश में बताया जाता है कि अनुच्छेद 19 के अलावा बाकी कौन-कौन से अधिकारों को निलंबित किया जा रहा है। ओहो, मतलब 358 तो सिर्फ 19 को सस्पेंड करता है और 359 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति बाकी अधिकारों को भी रोक सकते हैं। एकदम सही समझे आप। लेकिन यहाँ मैं उस सुनहरी ढाल की और श्रोताओं का ध्यान खींचना चाहूंगा। मतलब वो जो गोल्डन शील्ड है वो क्या है? हाँ, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। 44वें संशोधन ने ही ये सुनहरी ढाल दी थी। ये ढाल है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 44वें संशोधन ने ये साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति आदेश निकालकर भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। ये तो सच में एक अभेद्य रक्षा कवच है। मतलब देश में कोई भी इमरजेंसी हो, आपको जीने का अधिकार तो रहेगा ही। बिल्कुल, कोई आपकी जान या स्वतंत्रता मनमाने तरीके से नहीं छीन सकता। क्या बात है। अच्छा, अधिकारों और अदालतों की बात हो ही रही है तो मुझे एसआर बुम्मई मामले की याद आ रही है। 1994 का केस। स्रोत में उसे एक न्यायिक छतरी या जुडिशियल अम्ब्रेला के रूप में दिखाया गया है। जरा इस केस के डॉट्स कनेक्ट कीजिए। इसका क्या रोल था? एसआर बुम्मई केस तो मील का पत्थर है। हमने पहले बात की थी ना कि कैसे अनुच्छेद 356 का 100 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ। हाँ, धड़ल्ले से सरकारें गिराई गईं। जी, तो बुम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस मनमानी बर्खास्तगी या आर्बिट्ररी डिसमिसल पर लगाम लगा दी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। मतलब अदालत जांच कर सकती है कि सरकार क्यों गिराई गई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर उद्घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है ना, तो कोर्ट भंग की गई राज्य सरकार को बहाल कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। वाह हो, मतलब एक मरी हुई सरकार को अदालत वापस जिंदा कर सकती है। हाँ, यही वो न्यायिक छतरी है जो राज्य सरकारों को मनमानी से बचाती है। और इसी केस में कोर्ट ने एक और अहम बात कही थी। क्या बात कही थी? कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर माना था। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें, जो स्रोत के अंतिम चित्र यानी 3D कॉन्स्टिट्यूशन बुक में भी दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आपातकालीन प्रावधान एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट का बेहतरीन संतुलन है। जी बिल्कुल। ये प्रावधान ना संकट के समय हमारे संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदलने का लचीलापन देते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हाँ, फेडरल से यूनिटरी बन जाता है देश। और दूसरी तरफ 44वें संशोधन जैसी कठोरता या रिजिडिटी भी है, जो किसी को तानाशाह बनने से रोकती है। केशवानंद भारती और मिनोवा मिल्स के मामलों ने तो वैसे भी ये सुनिश्चित कर ही दिया है कि आपातकाल में भी लोकतंत्र का मूल ढांचा हमेशा सुरक्षित रहेगा। एकदम सही। मैं भी इसी विचार को पुख्ता करना चाहूंगा। ये जो पूरी प्रणाली है ना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये लोकतंत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए ही बनाई गई है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य बचाव है, विनाश नहीं। तो जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो स्रोत से भी एक कदम आगे की सोच है। जी बिल्कुल, रखिए अपना विचार। जरा सोचिए, जब एक बार आपातकाल के दौरान पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, केंद्र के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं, तो आपातकाल हटने के बाद राज्यों को अपनी खोई हुई स्वायत्तता और वो विश्वास वापस पाने में कितना समय लगता होगा? ये तो है, कागजों पर तो आपातकाल खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ, कागजों पर तो हट जाता है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दरार आ जाती है ना केंद्र और राज्यों के बीच, उसे भरने में शायद दशकों लग जाते हैं। इस राजनीतिक प्रभाव पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा है आपने। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। पढ़ाई में निरंतरता रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद।